गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बच्चे क्या डिस्कशन कर रहे थे? रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हम लोग 3-4 पॉइंट समझे। बेसिक चीज क्या समझे कि रेशियो किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट मतलब रेशियो एनालिसिस। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा आए थे कि रेशियो को कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। ये भी हम लोग 3 पॉइंट समझे थे, ठीक है। तो टुडे विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्या रेशियो। बाकी और सब तो आपके मटेरियल में भी है बच्चे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सही बच्चे, मटेरियल को ओपन करेंगे। सभी मटेरियल नहीं लाए हैं आपको सत्यम। तो बेसिक इसका बच्चे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस ऑफ क्या रेशियो एनालिसिस। इसका क्या पर्पस है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। नोट कर लिए। सबसे फर्स्ट इसका जो है द मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस ऑफ रेशियो एनालिसिस आर एज फॉलोज। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव या पर्पसेस का है बच्चे, क्योंकि सिग्निफिकेंस एडवांटेज ये सब आपके बुक में है मटेरियल में, इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, to measure the profitability of the concern, means of the organization, means of the enterprises यानी बिजनेस इंटरप्राइजेस। ये प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप रेशियो एनालिसिस का इसका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि ये पता करना कि इसकी अर्निंग कैपेसिटी, इसकी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, अर्निंग कैपेसिटी क्या है, चाहे वो ग्रॉस रिजल्ट हो चाहे वो नेट रिजल्ट हो, यानी जीपी रेशियो यानी एनपी रेशियो। इससे हम लोग इसका मेजर करते हैं, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कि चलो भाई प्रीवियस ईयर जो था, ये मेरा बिजनेस प्रीवियस ईयर में था, उस टाइम हम इतना सेल किए और इतना क्या किए, प्रॉफिट जनरेट किए। देखो रेवेन्यू और प्रॉफिट बोथ आर क्या डिफरेंट। रेवेन्यू मींस हुआ कि टोटल मनी जो वो जनरेट किया। जैसे मान लो ये बुक है, अब इस बुक को एज ये मैन्युफैक्चरिंग या मतलब ये मतलब मेरा क्या था, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न था। तो अगर मान लो कोई भी एनी टाइप्स ऑफ गुड्स, क्योंकि बुक बेचने का मेरा काम है, तो बुक मेरे लिए क्या कहलाएगा बच्चे, गुड्स कहलाएगा। तो उस सेंस में आपको समझना है कि अगर प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में हम 500 पीस बुक बेचे तो मेरा प्रॉफिट जो हुआ वो आपको 30% हुआ, 30%। लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर में हम 400 बुक बेचे और मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ, 35% हो गया।
तो इसका मतलब है कि ज्यादा बुक बेचे या कम बेचे, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हम रेवेन्यू से प्रॉफिट कितना, उसको रेवेन्यू से प्रॉफिट में कितना किए, कन्वर्ट किए। अब वो जो प्रॉफिट होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा क्या, नेट प्रॉफिट। तो सिंपल इसका मीनिंग कहता है कि द प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और क्या बताए थे, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो रेशियो एनालिसिस से आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो आपको, आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कितना परसेंटेज चेंजेस हुआ है। क्योंकि जब तक उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो हम चेंजेस की जानकारी प्राप्त हमको नहीं हो सकती है। पॉइंट समझ में आया? कि इसको एक लाइन लिखवा दे, नोट करवा दे, समझ में आ गया? लिखिए। तो बच्चे इसको प्लीज घर पर पढ़िए तब, ठीक है? क्योंकि ये टाइम तो आप ही लोग का है ना, इस टाइम को सदुपयोग करना है, ठीक है? लिखिए, द प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी मेजर्ड, the profitability can be measured by gross profit, net profit, operating profit ratio. Net profit, net profit, operating profit ratio. एक थोड़ा आपको क्लास में बताना जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। कल एक हम अपने बड़े मतलब जो है सो सीनियर, हमसे भी सीनियर थे, मतलब है ही सॉरी सीए। तो जब उनसे हम बातचीत किए ना, तो उनको पता है कि बड़े सीनियर हैं तो पता है उनको कि हम पढ़ाते टीचिंग लाइन में। वो 2002 में सीए पास आउट हुए, ठीक है? और उनका कहना था, जो कि बहुत सही कहना था, ठीक है, वो गलत नहीं है, कह रहे थे कि अकाउंटेंसी हो या फाइनेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक बच्चे आप उसको थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट नहीं करते हैं, आप अपने आप में डेवलपमेंट नहीं देख सकते। कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर लो, लेकिन जब तक थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपका नहीं होगा, थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आगे कुछ इस सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। बाकी और भी सब्जेक्ट आप लोगों के पास में है, लेकिन खास करके अकाउंटेंसी, फाइनेंस, टैक्सेशन, इन सब सब्जेक्ट का बात है, हम करेंगे यहाँ पर फिलहाल, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसको 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार हो, उसके थ्योरी कॉन्सेप्ट को आप जरूर ही पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक बच्चे आपको समझ में आगे प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं आएगा। वो क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला अभी याद करोगे, 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा वो आफ्टर एग्जामिनेशन, निश्चित रूप से। क्योंकि मनुष्य का जो है सो मतलब ये प्रथम कर्तव्य होता है, भूलना उसका क्या है, प्रथम कर्तव्य है, फर्स्ट जो ड्यूटीज कहते हैं। आज हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है, मेरा एग्जाम है बच्चे, हम इसको तैयारी कर लेते हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं, जैसे एग्जाम खत्म हो गया जो भी पढ़े थे वो पूरा का पूरा क्या हो गया, भूल गया। ये नेचर होता है मनुष्य का। तो इसीलिए आप कोशिश करोगे, जितने भी चैप्टर आप जितना भी पढ़ोगे, ठीक है, तो प्लीज उसको थ्योरी को क्या करोगे, पढ़ोगे। जब तक थ्योरी में, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो बच्चे आपसे जनरली जो क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछते हैं, कौन सा क्वेश्चन, किससे, प्रैक्टिकल से नहीं पूछेंगे कि जीपी रेशियो इक्वल टू क्या होता है बच्चे, आप ये बताओ मुझे। आपको पूछ देगा व्हाई टू मैंने कैलकुलेट जीपी रेशियो, आप जीपी रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हो? आपको थ्योरी पर ज्यादा वो क्या करता है, क्वेश्चन करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टू डिटरमाइन द, नहीं पॉइंट है उसी का, एक ऑब्जेक्टिव लिखे थे ना, सेकंड ऑब्जेक्टिव लिखिए, टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस, to determine the operating efficiency of the business.
अब देखो, आप जब भी जज करोगे, ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को जब भी आप जज करोगे, जब भी आप मेजर करोगे, तो बच्चे इट इज कैलकुलेटेड बाय द क्या, ऑपरेटिंग रेशियो। कौन रेशियो से? ऑपरेटिंग रेशियो से। तो ये कहता है कि ऑपरेशनल इफिशियंसी, थोड़ा टेस्ट दिखाने का लिख लें, ऑपरेशनल इफिशियंसी of the business, operational efficiency of the business can be judged by calculating operating activity ratio, ऑपरेटिंग एक्टिविटी रेशियो। ये जब बच्चे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ेंगे ना, उसमें हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। यानी ये सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग रेशियो में आपको जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, वहां पर हम लोग इसको क्या करेंगे, ज्यादा बेटर डिस्कशन करेंगे। तो ये समझ में आया पॉइंट? पढ़ के देखिए इसको कि क्या कर रहा है कि ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस कैन बी जजेस बाय कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग ऑब्लिक करके एक्टिविटी रेशियो। किसी भी बिजनेस का जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है, उसकी जानकारी आप कैसे प्राप्त करोगे? तो ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करके। थर्ड पॉइंट देखिए, टू एसेस द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, to assess the solvency of the business, to assess the solvency of the business। solvency आप जस्ट नाम सुने हैं? हाँ, तो आप अपने बिजनेस के बारे में कब तक इंश्योर रहोगे कि मेरा बिजनेस जो है सो डूबने के कगार पर नहीं जाएगा? मतलब हम अपने आप को कब तक बचा करके बिजनेस में, यानी अपने बिजनेस को कब तक बचा करके रख सकते हैं, ठीक है। कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि नहीं भाई, अब प्रॉफिट बहुत डिक्रीजिंग हो रहा है, ईयर बाय ईयर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है मेरा बिजनेस का। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कुछ तो ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है, या जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो लेबर जो है, वर्कर जो है, वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, टाइम टू टाइम वो काम नहीं कर रहा है, वेजेस रेशियो निकाल के देखेंगे, बहुत सारा ऐसा है। तो आप उसको जज कर सकते हो सॉल्वेंसी रेशियो को फाइंड आउट करके, कैलकुलेट करके, ठीक है। आगे लिखेंगे बच्चे, तो सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस कंसर्न में भी assessed, पिक्चर पर अटैच करके, solvency of the business concern may be assessed by calculating solvency ratio। कैलकुलेटिंग सॉल्वेंसी रेशियो। अच्छा, फॉरकास्टिंग समझते हैं, ठीक है, पूर्वानुमान पहले से अनुमान लगा लेना, ठीक है। तो आप बिजनेस के बारे में अकाउंटिंग ईयर एंड नहीं हो रहा है, लेकिन आप बिगिनिंग में पता कर सकते हो कि मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिट, एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी होता है बच्चे, याद रखना आप लोग। प्रॉफिट जो हम अभी ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट की बात किए हैं बच्चे, वो होता है एक्चुअल। क्या होता है? एक्चुअल मतलब जो हो चुका है, उसके बाद हम इनकम एक्सपेंसेस को लेकर के फिनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं, और तब हम लोग प्रॉफिट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो ये तो हो चुका है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट जो होते हैं, क्योंकि देयर आर 3 मेन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का 3 ही मेन ब्रांच होता है बच्चे, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एस्टिमेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करता है, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ है,
कि भैया हम माने थे कि हमको 10 रुपया कमाएंगे, लेकिन हम कमाए 8 ही रुपया, तो ये 2 रुपया कम क्यों कमाए, कहाँ मेरा वीकनेस पॉइंट रह गया। आप लोग शॉर्ट एनालिसिस भी पढ़े होंगे, SWOT, ठीक है। तो ये एक प्रकार का मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो ऑल मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसका पार्ट है, एनालिसिस का पार्ट है। आप रेशियो एनालिसिस पढ़ते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कैश फ्लो पढ़ते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फंड फ्लो पढ़ते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट बनाते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी एस्टिमेटेड है ना, आप अनुमान करते हैं कि नहीं करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं कि नहीं करते हैं उसका भी, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट जो परसेंटेज होता है बच्चे कंपेयर जो किया जाता है वो या तो सेलिंग प्राइस पर या तो फिर क्या कॉस्ट प्राइस पर, दो ही चीज पर, ठीक है। तो ये कहता है क्या कि रेशियो एनालिसिस हेल्प इन गेटिंग नॉलेज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी दोनों फाइनेंशियल पोजीशन हो या फाइनेंशियल क्या हो, बोलो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट बताए थे इनकम स्टेटमेंट, अनदर क्या, पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट, यानी जितना भी एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, फंड, ये सब किस कैटेगरी में जाएगा, पोजीशन में जाएगा। लेकिन ये इनकम एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, जो रेवेन्यू आइटम जितना भी है, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो या चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, इसको लेकर के हम लोग क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट। और जो कैपिटल नेचर का डेटा है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या कैपिटल रिसिप्ट, इसको लेकर के हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। तो उन दोनों के बारे में क्या पॉइंट करा है कि टू हेल्प इन फोरकास्टिंग एंड क्या बजटिंग। अब बजट जानते हो ना, आपके टॉपिक में भी पढ़ाए हैं, ठीक है। अब बहुत कैश बजट बनाओगे, घर का भी देखते हो, नहीं हो खर्चा उर्चा है, बजट बनाते हैं ना कि मेरे पास 5,000 रुपया है तो भैया हमको 5,000 में सामान लेना है। अगर किराने दुकान में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 5,000 का है तो 5,000 नहीं करेंगे। ये बात भाई आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया ये, चलो एक 2 लाइन इसमें लिख लो। फिनेंशियल सॉरी रेशियो एनालिसिस a ratio analysis help s लगा देना बच्चे, helps in getting knowledge of the profitability मतलब यहां पर क्या हुआ, रेवेन्यू आइटम्स, जो रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मल आप कहोगे बच्चे, हाँ सर हम डायरेक्ट ही नेट प्रॉफिट क्यों ना निकाल लें, हम ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकालें। तो बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ये भी तो देखना चाहेंगे कि मेरा डायरेक्ट इनकम ज्यादा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया, हम वहीं पर उसको ब्रेक करेंगे, वहीं पर क्या करेंगे, अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को वहीं पर देखेंगे कि अगर मेरा वेजेस ज्यादा हो रहा है कम करेंगे, ठीक है, या मेरा परचेजिंग रॉ मटेरियल परचेज करने की, अब मान लो मेरे पास स्टोर कैपेसिटी है ही नहीं ज्यादा और रॉ मटेरियल हम क्या किए, परचेज किए। अब रॉ मटेरियल ज्यादा परचेज कर लिए, स्टोर है ही नहीं, तो वो तो मेरा वेस्टेज ही होगा ना। अब उसमें भी मैनेजमेंट कहा जाता है कि फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि लिफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कौन से मटेरियल को पहले बनाएंगे, कौन से मटेरियल को पहले बेचेंगे, कौन से मटेरियल को जो हो सकता है लास्ट में बनाए हैं पहले बेचेंगे, ठीक है। कोई मटेरियल ऐसा भी होता है कि कॉस्टली होता है, उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे, जो हम लोग स्टोर लेजर से भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे होंगे कि आपको देखोगे कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, तो निश्चित रूप से आपका नेट प्रॉफिट भी क्या आएगा, कम ही आएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट अगर हायर देन रहेगा तो फिर आपका नेट प्रॉफिट पर भी क्या होगा, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर थोड़ा कंट्रोल कर लें तो नेट प्रॉफिट भी क्या होगी, बढ़ेगी। और नेट अगर प्रॉफिट में बढ़ गया तो निश्चित रूप से मेरा कैपिटल क्या होगा, अरे प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट पर तो बहुत सारा हम डिसीजन ले सकते हैं ना,
क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा तो वहीं पर तो ब्रेक हो गया। अब चूंकि कंपनी है तो शेयर होल्डर को आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड। खर्च छोड़ो, शेयर होल्डर तो बात की बात है, पहले तो आप जो डेप्ट क्रिएट किए हो, कर्ज लिए हो, उसको इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? तो प्रॉफिट होगा तो भी देना ही पड़ेगा, और नहीं प्रॉफिट होगा तो भी तो देना ही पड़ेगा। तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ उसके में हमको देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, लॉस में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज में आपको क्या करता है, ऐसे मतलब क्या, आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं रेशियो एनालिसिस से। तो वही चीज कर रहा है कि रेशियो एनालिसिस हेल्प इन गेटिंग नॉलेज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस undertaking of the business undertaking, profitability and financial position of the business undertaking. But this chapter is very very important. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फाइनेंस का एक मतलब ये माना जाता है इस चैप्टर में, ठीक है। इसलिए अच्छा से पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है नो डाउट, ठीक है, लेकिन अच्छा है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। ये हो गया। और साथ ही साथ हम ये भी तो पता कर सकते हैं ना कि वीकनेस और स्ट्रेंथ, आप जानते हो ना बच्चे, कमजोरी और मजबूती। ध्यान समझना, हम लोग अपने रियल लाइफ में भी इसको समझते हैं कि अगर मान लो जो मेरा सबसे स्ट्रांग है कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसको और बढ़ाना है मुझे, ठीक है, और जो हमें कमियां हैं, हाँ, उसको क्या करें, साइड कर दें। निश्चित रूप से आप सक्सेस करोगे, निश्चित रूप से आप सक्सेस करोगे। आप बच्चे इसको थोड़ा देखना कि आप, क्योंकि कोई भी जो इंसान होते हैं अपना जजमेंट, अपना से अपने आप से वो जितना जज कर लेता है, उसके बारे में उसका कोई दूसरा जज नहीं कर सकता है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टाइम कहां पर, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेरा समय कहां सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है, कहां मेरा सबसे ज्यादा वेस्टेज हो रहा है। आप उसको ब्रेक करो ना, कोई ऐसा चीज उस टाइम उस समय को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज कंपनी में भी, ये चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी, ये चीज बिजनेस में भी यूज होता है कि अगर चूंकि मार्केट में है परफेक्ट कंपटीशन, इतना जो वर्ड हो रहा है, इतना चीज जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कंपटीशन है। आप नहीं तो कोई और सही, आप नहीं बिजनेस को, अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाओगे तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएगा, आपको पीछे कर देगा, वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि वो बिजनेस के ऊपर में क्या है, पूरा का पूरा माइंड को फोकस किया है कि कहां मेरा वीकनेस पॉइंट है, कहां मेरा स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो वीकनेस को क्या करेंगे, साइड करेंगे, और जो मतलब स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है ना, उसको क्या करेंगे, बाहर लाएंगे। तो वही चीज करा, ये भी आपको जजमेंट में ये काम आता है। ओके, एक पॉइंट और लिख लीजिए तो, टू सिंप्लीफाई एंड समराइजेस, समराइज लिखिए, समराइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अब ये हम आपको बेसिक टर्म में पढ़ाए होंगे बच्चे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओवरऑल दो ही होता है, या तो आप इनकम से रिलेटेड यानी प्रॉफिट और लॉस हो गया, और दूसरा हो गया पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है, जो बैलेंस शीट का आपका है। तो रेशियो, जो जब हम लोग रेशियो को मतलब चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, वहां पर टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ेंगे, तो ओवरऑल आप यही देखोगे कि इनकम स्टेटमेंट के डेटा पर अलग अलग रेशियो फाइंड आउट किया जाता है, जो पोजीशन स्टेटमेंट है उसके ऊपर में अलग अलग रेशियो, क्या, जैसे एक्टिविटी रेशियो, जैसे आपका लिक्विड रेशियो, जैसे आपका करंट रेशियो, जैसे आपका मतलब ये शेयर होल्डर फंड, सब इस सब की जानकारी हमको सब, तो ये सब तो रिलेटेड किससे है, पोजीशन स्टेटमेंट से है। कुछ जो प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट है, और मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किससे बिलोंग रखता है, किससे ये संबंध रखता है, इनकम स्टेटमेंट से रखता है। अब जीपी रेशियो निकालोगे तो जीपी कहां से फाइंड आउट होगा, इनकम स्टेटमेंट से। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालोगे तो नेट प्रॉफिट कहां से फाइंड आउट होगा, इनकम स्टेटमेंट से। ऑपरेटिंग रेशियो निकालोगे तो कहां से फाइंड आउट होगा,
इनकम स्टेटमेंट से। तो ओवरऑल दो ही कैटेगराइज का किया गया है, एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट का रेशियो और इनकम स्टेटमेंट का रेशियो, इन दोनों को फाइंड आउट कर लो, एनालिसिस कर लो, आप उसको कंपेयर कर लो कि प्रीवियस ईयर में क्या था और करंट ईयर में क्या है। क्या हम अपने आप में बेहतर हैं? क्या मेरा बिजनेस अपने आप में, मतलब बिजनेस, ठीक है, मेरा बिजनेस जो हम पिछले साल किए और हम जो बिजनेस इस साल किए, क्या दोनों साल में कोई डिफरेंसेस है? अगर है तो हम दो ही चीज होगा, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा या तो इक्वल होगा। तीन ही कंडीशन हो सकता है ना, या तो हम इक्वल होंगे कि पिछले साल भी 25% प्रॉफिट था, अर्निंग कैपेसिटी जो था वो प्रीवियस ईयर में भी मेरा कितना था, 25% था, और इस अकाउंटिंग ईयर में भी मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो भी कितना है, प्रॉफिट रेशियो 25%, यानी दोनों साल हम क्या है, इक्वल है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, अब प्रीवियस ईयर में 25% था अर्निंग कैपेसिटी, इस साल 30% हो गया, यानी 5% हम क्या है, बढ़े है ना जी, लॉस कैसे हो गया, हाँ 30 हो गया, तो 5% ज्यादा रहे जी। अगर तीसरा आपका कंडीशन क्या हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में आपका 25 था और करंट ईयर में 20 हो गया, 5% क्या हो गया, कम हो गया। तो ये 5% कम क्यों हुआ, वो 5% ज्यादा क्यों हुआ, बहुत सारे रीजन होते बच्चे। तो यही तो एनालिसिस करना है, उसी को तो ब्रेक करना है। इसीलिए तो हम लोग ये चैप्टर मैंने ये आता है, ठीक है, कि आप अपने आप देखो, हम बार बार बोल रहे बच्चे, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो इसका एक ही क्या है, मूल मंत्र है कि आपके अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों को बाहर निकाल फेंको, क्योंकि जब तक वो आपको आपके अंदर में छुपा हुआ रहेगा, आपके मतलब बिजनेस के अंदर में छुपा हुआ रहेगा, आप कभी भी अपने बिजनेस को आगे की ओर नहीं ले जा सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको जो भी है, ठीक है, उसको स्टेप पर ध्यान दो। ओके, और भी बहुत सारे इसमें है पॉइंट है, चाहे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में भी होता है, ये हेल्प करता है। रेशियो एनालिसिस क्या करता है, एक पॉइंट ये भी अच्छा पॉइंट है, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। हम सुनेंगे नेक्स्ट क्लास में, सब सुनेंगे आप लोगों से बच्चे। हाँ, एक पॉइंट और लिखिए, टू हेल्प इन फिनेंशियल प्लानिंग। कितना पॉइंट हुआ, चलो ठीक, काफी है। क्या इसमें से कोई जितना भी पॉइंट बताएं, कोई पॉइंट में नहीं समझ में आया हो, बताइए बच्चे, समझ में आ गया, पक्का ना। अब आपका है पॉइंट, मटेरियल नहीं है किसी पास में, पिछले क्लास में तो 2-3 मटेरियल दिखा रहे थे आप लोग बच्चे, नहीं तो उसको ध्यान रखना है। अब कुछ इसमें लिमिटेशन भी है, रेशियो एनालिसिस की कमियां भी होती है कि बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट आपको अभी, तो 3-4 पॉइंट हम कहेंगे कि उसको भी आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। लिखिए तो, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। इसका सबसे बड़ा जो कमी होता है, उन कमियों में एक ये भी आता है कि बच्चे, वी नो दैट financial statement is prepared on the basis of historical data। हिस्टोरिकल को मतलब समझते हैं नहीं, जैसे ये मान लो एक हम एग्जांपल दे मोबाइल का, या लैपटॉप है, सिस्टम है, या एसी है। आप बिजनेस में जब इस लैपटॉप को, एसी को, मोबाइल को परचेज किए तो उस टाइम में इसका प्राइस कितना था, 10,000 रुपया, ठीक है। तो आप तो बिजनेस में रिकॉर्ड कर दिए 10,000,
लेस प्रॉपर डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो भी डेप्रिसिएशन है उसको लेस करके आप बैलेंस शीट में क्या किए हो, पोजीशन स्टेटमेंट में शो किए हुए हो। अब वो अकाउंटिंग ईयर जैसे चेंज होता जा रहा है, आप तो उसको एक ही बार मतलब फिक्स कर दिए हो 10,000, 10% डेप्रिसिएशन है, अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो हर एक साल आप क्या करोगे, 1,000 रुपया माइनस करोगे उसमें से। लेकिन जैसे ही अगले साल गया तो उस एसी का कीमत जो है, यानी उस एसेट्स का जो कीमत हो गया, वो आपका 15,000 रुपया हो गया। तो आप 15,000 नहीं दिखाते हो, आप तो 10,000 दिखाए हो, और उसी पर रेशियो क्या किए हो, कैलकुलेट किए हो। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, यानी ये मार्केट प्राइस पर शो नहीं करता है एसेट्स के वैल्यू को, जो कि गलत है। तो आप सही आकलन तो नहीं किए, जब डेटा ही सही नहीं दिखाए हैं तो रेशियो जब उस पर निकालोगे तो क्या वो रेशियो सही इंडिकेट करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या लिमिटेशन हुआ, कि ये कहता है, लिखो तो फर्स्ट पॉइंट में, रेशियो आर कंप्यूटेड, रेशियो आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ratio are computed on the basis of financial statement. Ratio are computed on the basis of financial statement which are historical in nature. समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, since ratio are calculated, since ratio are calculated from past records, since ratio are calculated from past records, there are no indicator of future. ये पॉइंट आया समझ में, पढ़ के देखो तो समझ में आया ये पॉइंट, कि सिंस रेशियो आर इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर, आप तो पास्ट के बेसिस पर उसको कैलकुलेट किए हो, तो फ्यूचर में कैसे आप उसको इंडिकेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज जो है, क्योंकि फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है ना, अब जैसे नोटबंदी हो गया, अब ये तो पहले से किसी को पता नहीं है। एक हम छोटा सा एग्जांपल दिए बच्चे, एग्जांपल थोड़ा समझिएगा। ये छोटा सा एग्जांपल समझ में आया। तो आप तो 1 अप्रैल को स्टार्ट किए बिजनेस, आज जाकर के 30 जुलाई को क्या हुआ, ऐसे एकाएक कुछ पॉलिसी होता है गवर्नमेंट का, जो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब जीएसटी का ले लीजिए, बहुत सारा ऐसा है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए इसमें, the standard will differ from industry to industry. The standard will differ from industry to industry. Comparison of ratio comparison of ratio of firms belonging to different industries is not suggested.
देखो हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री के लिए सेम होगा, लेकिन उसका खुद का जो अपना पॉलिसी है वो आपको अलग अलग करता है, ठीक है। तो अब उसके ऊपर में कोई उसको रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि अपना ओपिनियन भी कुछ मैंने रखता है, ठीक है। हम चाहेंगे कि नहीं, जो लेबर लॉ कहता है चलो उसके हिसाब से है, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री जो अपने लेबर के ऊपर फोकस करता है कि मेरा लेबर इंटेंसिव जो है, क्योंकि देखो याद रखना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में लेबर इंटेंसिव पर क्या किया जाता है, बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर उसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बहुत सारे इंडस्ट्री में 1000 लेबर है, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री में मान लो 800 लेबर है, तो हो सकता है 800 वाले जिस फैक्ट्री में आपका 800 लेबर है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो, बेटर हो 1000 वाले से, क्योंकि वो काम सही ढंग से लेता है, प्रॉपर्ली उस पर ध्यान देता है, फोकस करता है, उसके रहन सहन खान पान सब कुछ के ऊपर में क्या करता है वो, उसका मैनेजमेंट ठीक है। ऐसा आपको केसेस मिलेंगे। तो हर एक इंडस्ट्री का अपना क्या होता है, एक दूसरे इंडस्ट्री से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। वही कहता है पॉलिसीज रूल रेगुलेशन तो सेम होगा, उसके लिए तो गवर्नमेंट का रूल है, वो तो चाहे इंडस्ट्री ए है या इंडस्ट्री क्या है बी है, लेकिन उससे काम लेने का जो लेबर इंटेंसिव है या जो उसका मैनेजमेंट है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो और क्या हो, कंट्रोलिंग हो, ठीक है। ये सब हर एक का अपना क्या होता है, काम लेने का तरीका, काम करवाने का तरीका, मेथड ऑफ वर्क, है ना। ये सब सबका क्या होता है, अपना अलग अलग होता है। ओके, एक और लिख लीजिए, ये एक कहता है कि फॉल्स रिजल्ट, क्या कहता है, फॉल्स रिजल्ट मतलब गलत परिणाम, ठीक है। फॉल्स रिजल्ट में कहता है कि लिखिए तो रेशियो आर बेस्ड अपॉन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो आर बेस्ड अपॉन द फिनेंशियल स्टेटमेंट in case financial statement are incorrect, in case financial statement are incorrect or the data upon which ratio or the data upon which ratio are based is incorrect, based the ratio calculated will also be false and defective. Incorrect, ratio calculated will also be sorry, क्या लिखे, रेशियो कैलकुलेटेड विल ऑल्सो बी फॉल्स एंड डिफेक्टिव। हाँ, अब देखो ऐसे तो हम लोग सभी कोई जानते हैं कि बैलेंस शीट जो अगर इक्वल हो जाए, बोथ साइड आर इक्वल, लायबिलिटी इक्वल टू क्या, सॉरी एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी बोथ साइड आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज क्या राइट हैंड साइड। तो भैया आप क्लोजिंग डेट था, हमको किसी तरह से उसको क्या करना था, क्लोज करना था, मिलाना था, हम तो मिला दिए, लेकिन वो गलत मिला दिए, क्या कर दिए, अब इन्वेस्टमेंट था 50,000 का, इन्वेस्टमेंट हम दिखा दिए 5 लाख का है, 85,000 लिखे दिखा दिया कितना, तो 4.5 लाख रुपया तो फॉल्स दिखा दिए। तो जब डेटा ही फॉल्स होगा तो उस पर जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो रेशियो भी तो क्या होगा, फॉल्स ही तो होगा। तो कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलता है। बच्चे आप लोग का HW हम देना चाहेंगे, इसमें से पेज नंबर आप लोग नोट कर लें अपने मटेरियल से ही, 158, 159, 160 और 161, बस इतना ही 4 पेज आपको पढ़ना है। इसमें से लगभग हम आपको बताए हैं, कुछ कुछ पॉइंट नहीं भी बताए हैं, तो उसको भी आपको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चे,
थैंक यू ऑल ऑफ यू। समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है?